हिस्ट्री का आज जो टॉपिक उठाया है सिंधु घाटी सभ्यता, वह इतिहास का सबसे प्रमुख चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कई चरणों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिनमें से पहला होगा खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, काल अर्थात टाइमिंग के बारे में इसमें क्या पॉइंट्स दिया गया है, इस सभी पॉइंट्स को जान लेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है तो इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है काल के बाद डिस्कस करेंगे नामाकरण, अर्थात इस सभ्यता का नाम जो है कहीं पर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं देखते हैं सिंधु सभ्यता, कहीं देखते हैं हड़प्पा सभ्यता और कहीं पर हम लोग देखते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसका नामाकरण मतलब नाम इसका क्यों इतना पड़ा, ये सब नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद निर्माता के बारे में जानेंगे। उद्भव मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसको बनाया किसने, कौन लोग आके बसा था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो सभी चीज़ को क्रम से अध्ययन करेंगे। और ये तुम्हारा जो है फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से 4 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला खोज के बारे में, उसके बाद काल अर्थात टाइमिंग के बारे में, नामाकरण, इसका नाम भिन्न भिन्न नाम क्यों पड़ा, उसके बाद पढ़ेंगे निर्माता यानी कि उद्भवकर्ता यानी कि बसने वाला सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया किसने। ठीक है, उसके बाद इसके अलावे जो है कुछ और क्लास आगे जो आएगा उसमें से हम लोग विशेषता के बारे में डिस्कस करेंगे। विशेषता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। विस्तार बहुत बड़ा चीज़ है। इस विस्तार के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसका उत्पत्ति जो हुआ विश्व के नक्शे पर यानी कि हम कह सकते हैं विश्व के संदर्भ में, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में किन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है विकसित हुआ। उसके बाद जानेंगे प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगान, इन मुख्य शहरों का अध्ययन करेंगे। और ये भी जानने का कोशिश करेंगे किन किन शहरों में किस किस चीज़ का अवशेष मिला है। ठीक है, कहीं पर मिला है बैल का अवशेष, कहीं पर धान के भूसी का अवशेष मिला है, कहीं पर स्नानागार, बहुत सारा चीज़ मिला है। ठीक है, सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे प्रमुख स्थल में। ठीक है, सभी का। और ये भी जानने का इसमें कोशिश करेंगे जो स्थल है कि नदी के किनारे बसा हुआ है, सारे चीज़ को नक्शे द्वारा समझने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद प्रमुख स्थल को जब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आएंगे पतन पर। ठीक है, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका पतन कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ, ये अंत कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन हाँ, जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे यह सिर्फ जो है पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, कोई लिखित या साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और अगर लिखित स्रोत प्राप्त हुआ भी तो लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो चलो सभी चीज़ को समझते हैं। और इस क्लास के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे किसी भी चैप्टर को, आगे जो भी पढ़ना है हमको चैप्टर, किसी भी चैप्टर को किस बेसिक स्ट्रक्चर में ढाल के पढ़ेंगे, एक सारा टॉपिक हमारे माइंड में सेट हो जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखो सबसे पहले खोज के बारे में क्या पॉइंट्स है जरा समझते हैं। खोज के बारे में यहाँ पर जो है 4-5 पॉइंट्स लिखे गए, इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ के रखना है ताकि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बने गलती ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा गया यहाँ पर चार्ल्स मैसन जो है अंग्रेजों ब्रिटिश काल का एक पुरातत्ववेत्ता था। चार्ल्स मैसन इन्होंने जो है सबसे पहली बार 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के टीले का उल्लेख किया। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहली बार किसने बताया सिंधु घाटी सभ्यता नाम का भी कोई चीज़ है। तो सबसे पहले बताया चार्ल्स मैसन ने। कब बताया था? 1826 में। इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, याद रखना। चार्ल्स मैसन ने 1826 में एक पत्रिका निकाला, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसी पत्रिका में इन्होंने मेंशन किया कि हड़प्पा सभ्यता नाम का भी कोई सभ्यता था इस जगह पर। ठीक है, बर्टन बंधु नाम का 2 भाई था, एक का नाम था जेम्स बर्टन, दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। इन्होंने क्या किया, ये जो है एक कर्मचारी थे, अधिकारी थे रेलवे विभाग का। क्या हुआ कि पाकिस्तान के 2 क्षेत्र कराची और लाहौर, ठीक है, देखो बर्टन बंधु जो है एक रेलवे कर्मचारी था, रेलवे विभाग का कोई पदाधिकारी था। ठीक है, बर्टन बंधु नाम का, उसका नाम था जेम्स बर्टन, उसके बाद विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन नाम का 2 भाई था। इन्होंने जो है 1856 ईस्वी में पाकिस्तान के 2 क्षेत्र कराची और लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य करता था, रेलवे का पटरी बिछाने का कार्य करता था। ठीक है, तो इस जो है 2 क्षेत्र था, एक था समुद्री तट था जिसको कराची बोलते हैं, समुद्री तट से लेकर वही लाहौर के बीच में जो है रेलवे का पटरी बिछाया जाना था। तो क्या हुआ, याद रखना चीज़ों को। बर्टन बंधु नाम के 2 भाइयों ने यानी कि जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने 1856 ईस्वी में पाकिस्तान के 2 क्षेत्र कराची और लाहौर के बीच रेल का ट्रैक, रेल का पटरी बिछाने का कार्य कर रहा था। जो है कराची एक समुद्री तट था और दूसरा लाहौर के बीच में
रेल का ट्रैक यानी कि रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था। क्या हुआ, इन टीलों से जो है, इन टीलों से साइड से बगल में जब रेलवे का ट्रैक बिछा जा रहा था तो इन टीलों से इनको ईंटें प्राप्त होना शुरू हुआ। जब ईटा मिला ना, इन्होंने जो है ईंटे को बड़े ही आसानी से निकाल के इन ट्रैक को बिछाने में लगा दिया। तो इनको जो है यानी कि जो है बर्टन बंधु है, इसको ना पता तो चला कि यहाँ पर शायद कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई पुरानी भवन रही होगी, लेकिन इसे ये नहीं पता चल पाया ये किसी सभ्यता का अंग है, किसी सभ्यता का बिल्डिंग है, ईटा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मिला ना, इसको पता नहीं, क्योंकि पता नहीं था, धरती के अंदर है ना, खुदाई जब हो रहा था ना तो मिला ईटा। तो यहाँ पर जो है इसको जो ईंटें प्राप्त हुआ ना, इनको बड़े ही आसानी से इन्होंने रेलवे का ट्रैक बिछाने में लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि इन्हें तो पता चला कि यहाँ पर शायद कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई भवन रही होगी, लेकिन ये पता नहीं चल पाया ये कोई सभ्यता का अंग है, किसी सभ्यता का अंग है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सिर्फ बर्टन बंधु को इतना ही पता चल पाया कि कोई पुरानी बिल्डिंग या भवन है। ठीक है, उसके बाद जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1853 से 1856 के बीच कई बार जो है पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का जनक या फिर भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 के बीच जो है भारतीय पुरातत्व का हेड था, अध्यक्ष था। तो इन्होंने क्या किया, कई बार पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। इन्होंने बृहद पैमाने पर कई स्तरों पर हड़प्पा सभ्यता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन ये भी जो है अलेक्जेंडर कनिंघम भी उतना सफल नहीं हो पाया जितना सफलता का जरूरत था। ठीक है, तो इन्होंने जो है खोजने का प्रयास किया लेकिन उतना नहीं खोज पाया जितना जरूरत था। तब जो है अंततः सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दो भारतीय व्यक्ति दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, जिससे कि 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा शहर मिला और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला। ठीक है, और दयाराम साहनी का पूरा नाम जो है राय बहादुर दयाराम साहनी भी कहा जाता है। याद रखना है, इसमें ऑब्जेक्टिव ये बनेगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसके नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजने का प्रयास किया गया, तो पहली बार जो है अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता किसके नेतृत्व में, नेतृत्व करता अगुवाई करने वाला सर जॉन मार्शल हुआ, लेकिन अगर खुदाई करता जो था, ठीक है, कौन था, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, यही दोनों मेन था। ठीक है, हेड था इसका ये। तो याद रखना, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो भारतीय दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता को खुदाई करने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया। तो जो है दयाराम साहनी को 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर मिला जो कि रावी नदी के तट पर है। उसके बाद राखालदास बनर्जी को यानी आरडी बनर्जी को 1922 में मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला। ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो भी बन सकता था खोज का, ये तुम्हारा कहानी है। उसके बाद आते हैं काल अर्थात टाइमिंग के बारे में क्या पॉइंट्स है। समय क्या है, मतलब किस टाइम पर यह सभ्यता फूला फला विकसित हुआ और किस टाइम में समाप्त भी हो गया। काल अर्थात भारत में आया कहीं, कब आया, तो याद रखना सर जॉन मार्शल, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइमिंग जो है खोज के तरह टाइमिंग में भी इसमें कन्फ्यूजन है, मतभेद है। विभिन्न पुरातत्ववेत्ता में, विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे खोज को लेकर मतभेद था, इस तरह से कहानी निकला है, इस तरह से खोज हुआ है इसका, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। कन्फ्यूजन इसमें काल के बारे में, टाइमिंग के बारे में विभिन्न इतिहासकार जो विभिन्न मत देता है। क्यों देता है, क्योंकि ना अब पुरातत्व पर आधारित है। जब पुरातत्व पर आधारित है अपना अपना राय देता है। अगर अभिलेख को हम पढ़ लेते, लिखित स्रोत मिला रहा था, तो टेंशन नहीं आता। तो काल के बारे में क्या होता है, सर जॉन मार्शल ये जो है पुरातत्व विभाग का हेड था, तो इसलिए इन्होंने जो है जो टाइमिंग दिया उसको याद रखना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या बताया, 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व तक। इसका याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय पुरातत्व का हेड था। ठीक है, सर जॉन मार्शल। उसके बाद जो है अब समझते हैं एक विधि होता है तिथि निर्धारण का विधि, जिसे हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा किसी भी वस्तु का जो है ना काल निर्धारण किया जाता है ना, काल निर्धारण के वैज्ञानिक विधि है। तो कार्बन 14 विधि के द्वारा जो है कार्बन 14 विधि जो है इसका कालक्रम क्या बताता है, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसी को ज़्यादातर मान्यता समर्थन प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है ज़्यादातर इतिहासकारों का। ठीक है, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब कार्बन 14 विधि और कार्बन 14 विधि का इस टाइमिंग का किस भारतीय इतिहासकार ने समर्थन किया, तो याद रखना डीपी अग्रवाल ने। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कार्बन 14 विधि का जो तिथि निर्धारण हुआ है हड़प्पा सभ्यता का 2300 ईस्वी पूर्व 1750 ईस्वी पूर्व तक, किसने इसका समर्थन किया, तो याद रखना डीपी अग्रवाल ने इसका
समर्थन किया था। ठीक है, तो कार्बन 14 बीज वगैरह समझते हैं। कार्बन 14 बीज जो है वैज्ञानिक विधि है, तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि है। इसकी खोज जो है वी.एफ. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। इस विधि में क्या होता है, किसी भी जीवित प्राणी में कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा समान रूप से पाई जाती है, लेकिन वही विनाश अथवा मृत्यु की स्थिति में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, और इस तरह से टाइमिंग कालक्रम का अध्ययन प्राप्त किया जाता है। और कार्बन का अर्धायु काल 55, 68 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने टाइम में कार्बन की आधी मात्रा रह जाती है। तो इसकी अब जिस पुरातात्विक सामग्री में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होती है उसको उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। इस तरह काल की गणना की जाती है, और कार्बन 14 का जो क्षय होने की प्रक्रिया है इसे रेडियोधर्मिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मिता कहा जाता है। तो याद रखना, कार्बन 14 विधि जो है, कार्बन 14 विधि के अंतर्गत जो है बताया गया 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक क्या बताया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमिंग बताया गया है। और इसको किसने समर्थन प्राप्त किया? किसने समर्थन किया? डी.पी. अग्रवाल ने। और स्पष्टतः सभी इतिहासकार जो है मुख्य रूप से 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। ठीक है, याद रखना, मैक्सिमम सभी इतिहासकार मैक्सिमम टाइमिंग दिया गया कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, ये तुम्हारा हुआ टाइमिंग के बारे में। अब देखो नामाकरण इसका 3 नाम मिलता है: सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोले? एक इतिहास में परंपरा रहा है, जिस भी सभ्यता का खोज किया जाता है, जिस नदी के किनारे होता है उसी के नाम से उस सभ्यता का नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है। जिससे हम लोग मानते हैं मिस्र की सभ्यता, जिसे हम नील नदी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वांगहो नदी की सभ्यता बोलते हैं। तो मतलब एक परंपरा रहता है इतिहास में, जिस भी सभ्यता का खोज जिस नदी के किनारे होता है उसी नदी के नाम से उस सभ्यता का नाम पड़ जाता है। तो सिंधु नदी के किनारे क्या देखा गया? करने के दौरान ज़्यादातर शहर जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन हाँ, यह जो है कुछ टाइमिंग के बाद जब और शहरों का खोज होने लगा तो क्या देखा गया कि इसका नाम सिंधु सरस्वती नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ना जब खोज किया जा रहा था अधिकतर शहर जो है सिंधु तथा सरस्वती नदी और उसके सहायक नदियों के पास मिला, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। हालांकि ये नाम जो है कुछ इतिहासकारों तक ही सीमित रहा। ठीक है, मुख्य रूप से तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। अब मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता, अब ये जानना जरूरी है, अगर क्वेश्चन पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? देखो, इतिहास में एक परंपरा चली आ रही है, जिस भी सभ्यता में जिस शहर को पहले खोजा जाता है उसी शहर के नाम से पूरे सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 1921 ईस्वी में सबसे पहले दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसीलिए इसी हड़प्पा नगर के नाम से इस पूरे सभ्यता का नाम हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं। ठीक है, मुख्य कारण यही है हड़प्पा नाम रखने का, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर का ही खोज हुआ था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब देखो नामाकरण में ये तुम्हारा कहानी हुआ। अब देखते हैं निर्माता, मतलब बसाया किसने। तो जो है ना, इसमें 2 मत है, एक है विदेशी मत, एक है स्थानीय मत। विदेशी मत क्या होता है? विदेशी मत को जो है प्रायः विदेशी इतिहासकारों ने इसे मान्यता दिया कि यह सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। इसको यानी कि हड़प्पा सभ्यता को बनाने वाले सुमेरियन सभ्यता वाले लोग थे। अब इस मत को ना उतना मान्यता नहीं दिया जाता। इस मत को समर्थन देता है मार्शल, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड, डी.डी. कोसाम्बी, इन मुख्य इतिहासकारों ने इसे विदेशी मत कहा, यानी कि हम कह सकते हैं सुमेरियन सभ्यता के लोग यहाँ आकर बसे। अब क्यों इसका समर्थन इन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर मान लो सपोज दैट यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है और यहाँ पर जो है एक मेसोपोटामिया की सभ्यता होती थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहाँ पर मिस्र की सभ्यता होती थी। ठीक है, मिस्र की सभ्यता जैसे करके, तो मेसोपोटामिया में ही एक सभ्यता थी जिसे हम जो है ना सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, तो ऐसा कहा गया यही लोग सुमेरियन लोग ही जाकर यहाँ आकर भवन बनाए और वहाँ पर सभ्यता का विस्तार किया। ठीक है, इसलिए इसको मान्यता इन्होंने मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डी.डी. कोसाम्बी द्वारा दिया जाता है। कहा जाता है विदेशी लोग थे, यानी कि सुमेरियन लोग थे, सुमेरिया के लोग थे, उन्होंने जाके वहाँ पर बिल्डिंग बनाया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद इसको उतना मत नहीं दिया जाता है, ज़्यादा जो है स्थानीय मत जो हमारा भारतीय मत उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अब क्या है, स्थानीय मत के अनुसार कहा जाता है द्रविड़ लोग थे, हड़प्पा सभ्यता को बसाने वाले द्रविड़ लोग थे। अब द्रविड़ लोग को जो है समर्थन प्राप्त किसने समर्थन किया? राखाल दास बनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं 1922 में आर.डी. बनर्जी ने, यानी राखाल दास बनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, तो इसलिए इसका याद रखना बहुत जरूरी है, और ये स्थानीय मत ही तुम्हारा सर्वमान्य है।
हड़प्पा सभ्यता को बसाने वाले कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग थे। कौन थे? द्रविड़ जाति के लोग, ठीक है। और ये तुम्हारा राखाल दास बनर्जी हो गया। स्थानीय मत तुम्हारा मुख्य रूप से है, ठीक है। भारतीय इतिहासकारों ने, साथ साथ कुछ विदेशी इतिहासकारों ने भी इसको समर्थन दिया। किसको? द्रविड़ को। उसके बाद है आर्य लोग, टी एन रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप पुसलकर, इन्होंने आर्य लोग को कहा है। लेकिन ये सारी मान्यता गलत है। इसलिए मान्यता गलत है, अगर आर्य लोग होता इसको बसाने वाले हड़प्पा सभ्यता को, तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में जो है ना, भवनों से बने घर में रहता था, ईंटों का प्रयोग करता था, ईंटे से बने पक्के मकानों में रहता था। और जब आर्य लोग पहले जो है ईंटों का ज्ञान हो चुका था, भवनों से बने घरों में रहता था, फिर वैदिक काल में आकर वैदिक सभ्यता का भी निर्माता है आर्य। तो ये लोग खोपड़ी में क्यों रहने लगे? पहले देखो, आर्य, इन्होंने जो आर्य कहा, आर्य जो है वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य लोग है। तो जब आर्य लोग पहले जान चुका था ईटा का प्रयोग करना, तो बाद में फिर खोपड़ी में क्यों रहने लगे? तो ये तो इस सर्वथा मान्यता गलत है। मुख्य रूप से याद रखना है, स्थानीय मत यानी द्रविड़ जाति का लोग जो था इस सभ्यता का निर्माण करता था। इसको समर्थन दिया राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है। यही तुम्हारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पॉइंट्स। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषता, विस्तार, उसके बाद प्रमुख स्थल और पतन के बारे में। सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे।